Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics of NIT Polytechnic, Nagpur. From today, we are going to start our 5th unit Statistics. And first topic is range and coefficients of range of ungrouped data. सो फर्स्ट वी सी द कोर्स आउटकम, यानी कि ये पूरा चैप्टर यानी स्टैटिस्टिक्स ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है एंड उसका आप सामने कैसे यूज़ कर सकते हो उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. सो यूज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. स्टैटिस्टिक्स के सारे कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. एंड सेकेंड, लर्निंग आउटकम्स, यानी कि आज का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा and find the range and coefficient of range of ungrouped data. So my dear student, let us start our today's lecture on statistics. ठीक है, तो हम आज हमारा 5th यूनिट स्टार्ट करने जाने वाले हैं. उसका नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स. अब ब्रैकेट में मैंने लिखा है 14 मार्क्स. तो ये 14 मार्क्स मतलब क्या है? तो जो आपका बोर्ड का थ्योरी एग्जामिनेशन होता है उसमें 5th यूनिट पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 14 मार्क्स के. तो पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स यूनिट पे मिल जाएंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या है. तो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स ये ब्रांच ऑफ साइंस की एक ब्रांच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें आप क्या क्या करते हो? डाटा का कलेक्शन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन करते हो, प्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, तो ये आप नाम जो पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिक्स, ये पहली बार पढ़ रहे हो क्या? नहीं. तो आपके 10th के सिलेबस में एक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर था आपको, जिसमें आपने मीन, मीडियन, मोड ये सब पढ़ा है. ठीक है, तो इंडस्ट्री में भी इस स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ होता है. स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वेरी यूज़फुल इन ऑल फील्ड्स. सारे फील्ड्स में उसका यूज़ होता है, सच एज इंडस्ट्री और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एस्ट्रोनॉमी एंड रिसर्च इंजीनियरिंग. तो देखिए, सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स. इसका यूज़ सामने होने वाला है या नहीं होने वाला है. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है. इंडस्ट्री में डाटा कलेक्शन, ठीक है, उसके लिए कॉमर्स में होता है, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी यानी ग्रह तारों के बारे में जो जानकारी है वहाँ पे भी यूज़ होता है. फिर रिसर्च इंजीनियरिंग, आप पॉलिटेक्निक होने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे, ठीक है, उसमें रिसर्च इंजीनियरिंग में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है. तो स्टैटिस्टिकल डाटा एंड टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस useful in solving a variety of economic problems such as prices, consumption, production, distribution of income and wealth etc. तो सारे फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है. सो अभी हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत सारी फील्ड में यूज़ होता है. तो स्टैटिस्टिक्स कैसा चैप्टर है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ये तो हो गया कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में. लेकिन अब हमारे फर्स्ट सेम के सिलेबस में, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेम का बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए. पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ ग्रुप
एंड अनग्रुप डाटा। सेकेंड टॉपिक मीन ऑफ गिवन डाटा। ये जो मीन यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मीन ऑफ गिवन डाटा। थर्ड मीन डेविएशन। फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन। फिफ्थ वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड सिक्स्थ कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे टॉपिक नज़र आ रहे हैं आपको स्टैटिस्टिक्स के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी हैं। बस इसके एग्जाम्पल होने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत असाइनमेंट सॉल्व करने हैं एंड प्रैक्टिस करनी है। और ये आप पहले ही पढ़ चुके हो तो हम नया नहीं पढ़ने वाले हैं। जो हम पुराने सिलेबस में पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, वही हम यहाँ पे नई तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम हमारा पहला वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेंज ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? रेंज ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप डाटा यानी क्या होता है एंड अनग्रुप डाटा यानी क्या होता है, ठीक है। तभी आप बराबर एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, पहला रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनग्रुप डाटा, ठीक है, उसे ही रॉ डाटा कहते हैं। तो अनग्रुप डाटा में ही उसका आंसर है अनग्रुप, यानी कि जो ग्रुप में नहीं है, ठीक है, जो सिंगल सिंगल है उसे कहते हैं ग्रुप डाटा, ठीक है। अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा किसे कहेंगे? जो ग्रुप में रहेगा। जैसे कि अगर आपको टीचर कहते हैं एक बेंच पे कोई भी ग्रुप में नहीं बैठेगा, सिंगल सिंगल बैठेगा, ठीक है। तो सिंगल मतलब उसमें सिर्फ एक एक स्टूडेंट बैठेगा एक एक बेंच पे, एंड एक से भी ज़्यादा अगर हो गए, दो भी अगर आ गए तो उसे क्या कहेंगे? ग्रुप में बैठा है स्टूडेंट, ठीक है। दो साथ में बैठे हैं, तीन लोग साथ में बैठे हैं, चार लोग साथ में बैठे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं ग्रुप डाटा। तो देखिए, पहला क्या है? अनग्रुप डाटा। जो सिंगल सिंगल है उसे कहते हैं अनग्रुप, ग्रुप में नहीं है। तो देखिए 1, उसके बाद में कॉमा नज़र आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये नंबर्स कैसे हैं? ये सिंगल सिंगल है, इसीलिए ये क्या है? अनग्रुप डाटा। दूसरा 45, 42, 39, 40, 48, 41, 45, 44, ये भी सिंगल सिंगल है क्योंकि इसके बाद में क्या नज़र आ रहा है आपको? कॉमा। तो इसे कहते हैं अनग्रुप डाटा, कि जो ग्रुप में नहीं है। एंड सेकेंड नंबर पे क्या नज़र आ रहा है आपको? ग्रुप डाटा और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डाटा कैसा रहेगा? ग्रुप में रहेगा, लेकिन वो भी कैसे रहेगा? कंटिन्यूस। यानी कि देखिए 10 से लेकर 20, यानी कि ये हो गए ग्रुप। 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 to 50, 50 to 60, तो ये क्या हो गया? ग्रुप में हो गया ना। 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे कितने तक है यहाँ पे? 20 तक। तो ये क्या हो गया है? ग्रुप। उसमें भी कंटिन्यूस का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, ये 10 से लेकर 20 है, फिर यहाँ पे कौन सा नंबर है? फिर से वही 20 आ रहा है, तो 20 से लेकर 30, इसीलिए इसे कहते हैं कंटिन्यूस। लेकिन अगर यहाँ 10 से लेकर 19 होता और यहाँ 20 से लेकर 29, तो उसे क्या कहेंगे हम? डिसकंटिन्यूस। और डिसकंटिन्यूस के भी एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको आने वाले वीडियो में पता ही चलेगा। तो ध्यान से देखिए, आपको अभी मीनिंग समझ में आ गया अनग्रुप एंड ग्रुप का। अनग्रुप यानी जो सिंगल सिंगल डिजिट होते हैं, नंबर्स होते हैं, एंड ग्रुप यानी जो साथ में होते हैं, उसे कहते हैं ग्रुप डाटा। तो अभी हम क्या करते हैं? हमारे रेंज के ऊपर के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहले हम अनग्रुप के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड फिर ग्रुप डाटा के। हमारी इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है रेंज। तो रेंज यानी क्या है? तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज ऑब्जर्व्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेंज यानी क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, किसके बीच का? बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसे हाईएस्ट वैल्यू कहते हैं, एंड लोवेस्ट यानी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे लोवेस्ट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और किसकी वैल्यू? इन द डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपको डाटा गिवन रहेगा वो डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू
एंड सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो आपको देखनी है। सो रेंज यानी क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच का, हाईएस्ट को ही क्या कहेंगे हम, लार्जर वैल्यू एंड लोएस्ट यानी कि स्मॉलर वैल्यू। सो देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ध्यान से देखिए रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी लार्ज वैल्यू में से छोटी वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस। सो आप उसे ऐसा भी लिख सकते हो, रेंज इक्वल्स टू एल माइनस एस। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सो देखो बेटा, अभी हमने क्या देखा, रेंज का फॉर्मूला देखा। क्या होता है रेंज, रेंज इक्वल्स टू एल माइनस एस, यानी लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। तो ठीक है, तो देखिए रेंज भी निकालने के लिए उसमें अनग्रुप डाटा भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, या फिर ग्रुप डाटा भी आ सकता है। तो पहले हम देखते हैं रेंज फॉर रॉ और अनग्रुप डाटा। ठीक है, सो फॉर अनग्रुप डाटा रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ डाटा। यानी कि जो हमें सिंगल वैल्यू दी रहेंगी उसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है एंड सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये हमें देखना है एंड इस फॉर्मूले में वो पुट करना है। रेंज इक्वल्स टू एल माइनस एस, लार्ज माइनस स्मॉल, तो क्या मिलेगा हमें, रेंज। अब देखिए रेंज ऑफ ग्रुप डाटा, तो अगर ग्रुप डाटा आता है तो हम वैल्यू कैसे देखेंगे, क्योंकि ग्रुप में तो 10 to 20, 20 to 30 ऐसा डाटा आएगा। सो फॉर ग्रुप और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इज़ द डिफरेंस, अभी भी वो डिफरेंस ही है, बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझा के देती हूँ। सपोज़ हमारा ग्रुप डाटा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अगर ये हमारा ग्रुप डाटा है तो ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है, रेंज इक्वल्स टू अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास। तो इसमें भी हमें क्या देखना है, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। सो देखिए यहाँ पे ऐसे आपको ग्रुप डाटा दिया रहेगा, तो 10 से लेकर 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो अभी हमें देखना है इसमें लार्ज माइनस स्मॉल, यहाँ भी देखना है, लेकिन कैसे, तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा छोटी लिमिट। ठीक है, पहला ये क्लास इंटरवल कहते हैं इसे, एंड एक लास्ट वाला ये हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये दो सिलेक्ट करने के बाद बीच के हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास। तो अगर ये एक क्लास इंटरवल है तो इसमें ये जो 10 नज़र आता है ये इसे कहते हैं लोअर लिमिट, एंड ये जो 20 है इसे कहते हैं अपर लिमिट। दूसरा देखिए ये भी है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और यहाँ भी लोअर लिमिट। पहला वाला कौन सा लिमिट होता है, लोअर छोटा, एंड ये अपर लिमिट। तो अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास, तो इसमें से हाईएस्ट क्लास कौन सा है, लास्ट, उसमें से हम क्या देखेंगे, अपर लिमिट, तो कौन सा है 50। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लार्जेस्ट वैल्यू की जगह पे 50 माइनस लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास। लोएस्ट क्लास यानी ये है क्लास इंटरवल छोटा, इसमें लोअर लिमिट देखना है, तो 10 एंड 20 में छोटा कौन है, 10। तो इस तरीके से आपको ये अपर लिमिट एंड ये क्या मिलेंगी, लोअर लिमिट, और इसमें पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, रेंज। तो इस तरीके से हमें रेंज का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपको क्या याद रखना है, रेंज यानी क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी पेपर में इसका क्वेश्चन रहता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। फिर से ये L एंड S क्या है, L यानी लार्जेस्ट वैल्यू एंड S यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू।
कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डाटा हमें दिया जाएगा उसी में से लार्ज एंड स्मॉल वैल्यू लेनी है। हमारे मन से कोई भी वैल्यू हमें लिखनी नहीं है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, एंड रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ओनली L माइनस एस। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में न्यूमरेटर में ऊपर वाली टर्म को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर। तो इसमें देखिए ये रेंज का फॉर्मूला है। तो याद रखिए ऊपर L माइनस एस, गलती से यहाँ ऊपर प्लस और नीचे माइनस नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल्स टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो इस तरीके से हमने रेंज क्या है, उसका क्या फॉर्मूला है, लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ये देखा। अब हम इसके ऊपर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। सो रेंज के ऊपर के एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे और स्टेप वाइज उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 में इसका कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही है, तो आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे 3, 6, 10, 1, 15, 16, 21, 19, 18 ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डाटा गिवन है। सो देखिए ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है? ये ग्रुप में नहीं है, सिंगल सिंगल है, मतलब ये अनग्रुप डाटा है। तो आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको निकालना है फाइंड द रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है रेंज का? R इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले हमें ये जो डाटा गिवन है इसमें से लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू कौन सी है वो लिख लेनी है, और फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं गिवन। ध्यान से देखिए, आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में जो मार्क्स आपको मिलते हैं तो स्टेप के ऊपर भी मार्क्स होते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखने से पूरे 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। स्टेप के ऊपर हाफ हाफ 1 ऐसे करके वो 2 मार्क्स मिलते हैं। 4 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन रहा तो वो भी स्टेप वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। लास्ट आंसर पे आपको डायरेक्ट मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो गिवन, तो ये जो डाटा है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जैसा है वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। 3, 6, 10, 1, 15, 16, 21, 19, 18। तो हमने यहाँ पे जितने भी सारे नंबर्स है वो यहाँ पे लिख ले, ये डाटा यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लार्ज एंड स्मॉल वैल्यू कौन सी है। हियर लार्जेस्ट वैल्यू अब ध्यान से देखिए, लार्ज वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू 3, 6 उससे बड़ा है, 10 उससे बड़ा है, 1 छोटा है, 15, 16, 21, 19, 18। तो ध्यान से देखिए इसमें कौन सा नंबर आपको बड़ा नज़र आ रहा है? 21। आप चाहे तो अंडरलाइन करके रख सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से चेक करना, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं 21 तो यहाँ नंबर बड़ा दिख रहा है, लेकिन हो जाती है कभी मिस्टेक तो 19 लिख देते हैं, कभी 18 लिख देते हैं। इसकी वजह से आपके क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आएगा और आपको 2 मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? 21। अब हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसे ये एस से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज वैल्यू है इसलिए लार्ज वैल्यू L, एंड स्मॉल वैल्यू अगर लिखनी है तो एस से डिनोट करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 3, 6, 10। देखिए यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है, 1 से भी छोटी वैल्यू है क्या? यहाँ पे कोई नहीं है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई? 1। तो हमने लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी L एंड S लिख लिया है। अभी हमको निकालना क्या है? रेंज। तो हम लिखेंगे रेंज का फॉर्मूला। देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है रेंज का?
L माइनस एस, ज़रूरी नहीं कि पूरा फुल फॉर्म लिखें, आप L माइनस एस भी लिख सकते हो। लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, सो लार्ज वैल्यू कौन सी है 21 एंड स्मॉल वैल्यू कौन सी है 1, तो 21 माइनस 1 यानी आंसर कितना आएगा 20। आप इसे रेंज इक्वल्स टू 20 लिख सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू 20। सो देखिए है सिंपल मेथड, लेकिन आपको जो नंबर लिखने हैं लार्ज एंड स्मॉल उसमें लिखते वक्त कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि आपका एक गलत नंबर आपका आंसर गलत हो सकता है और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे आधा आधा मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से देखिए रेंज का फॉर्मूला लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, सो लार्ज वैल्यू कौन सी है 21 एंड स्मॉल वैल्यू कौन सी है 1, सो 21 माइनस 1 यानी कि रेंज क्या मिल गया हमको 20। तो इस तरीके से आपको रेंज निकालना है, ठीक है। और ये स्टेप्स के ऊपर क्या रहते हैं मार्क्स। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो अब हम ये दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो क्या है ये एग्जाम्पल, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है L माइनस एस, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो अभी जो एग्जाम्पल सॉल्व किया है उसी तरीके से हमें रेंज निकालना है। तो यहाँ पे L यानी कि सबसे पहले हमें डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे 45, 42, 39, 40, 48, 41, 45 एंड लास्ट 44, ठीक है। ये गिवन डाटा लिख लिया है। अब इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है उसके लिए हम L लिखेंगे, L यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू। लार्ज कौन सा नंबर है बताइए यहाँ पे 45, 42, 39, 40, 48, 41, 45, 44। तो अभी तो यहाँ पे 48 सबसे बड़ा नंबर नज़र आ रहा है, तो इसलिए लार्ज वैल्यू क्या रहेगी हमारी 48। अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है सबसे छोटी वैल्यू, ज़रा ध्यान से देखिए ये 39, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यानी कि 39, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है यहाँ पे 39, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे हमें दो निकालना है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए, यहाँ हमें रेंज भी निकालना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेंज। तो रेंज का क्या फॉर्मूला है लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। तो क्या है यहाँ पे लार्ज वैल्यू 48, स्मॉल वैल्यू क्या है 39, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यू है। तो 48 में से 39 चले गए यानी कि कितने रहते हैं यहाँ पे 9, सो हमारा रेंज क्या हो गया है 9। यही हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में पढ़ा, ठीक है। तो ये है रेंज, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमें और भी कुछ निकालना है। क्या निकालने के लिए कहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो उसके लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल्स टू L माइनस एस, यानी रेंज ऊपर होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। अब इसमें हमें यही वैल्यू पुट करनी है। सो लार्ज वैल्यू कौन सी है 48 माइनस 39 एंड नीचे 48 प्लस 39। तो यहाँ पे 48 माइनस 39 L माइनस एस एंड नीचे 48 प्लस 39। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 9/87। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पॉइंट में आंसर निकालना है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। तो ये कैलकुलेटर है, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें क्या डालना है उसमें 9/87। तो देखिए यहाँ पे आपको 9 नज़र आ रहा है, ये 9, फिर इसका मतलब क्या होता है डिवीजन, डिवीजन का सिंबल दबाएंगे हम, और क्या है 87।
दिख रहा है आपको 9/87। फिर कैलकुलेटर में नीचे जाने के बाद यहाँ पे इक्वल की बटन है, वो हम दबाएंगे तो आंसर कितना आ गया है 3/29। ध्यान से देखिए 3/29। अब अगर हमें पॉइंट में आंसर चाहिए तो हमें कौन सी बटन दबानी पड़ेंगी, तो ध्यान से देखिए डिलीट बटन के ऊपर यहाँ पे SD की बटन नज़र आ रही है आपको। तो अगर आपको पॉइंट में आंसर लाना है तो अब हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, डिलीट बटन के ऊपर ये SD की बटन है, ये हम दबाएंगे SD। तो ध्यान से देखिए हमारा आंसर पॉइंट में आ गया है 0.1034। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम 0.1034 इक्वल्स टू 0.1034। तो इस तरीके से हम कैलसी का यूज़ करते हुए पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। सो ध्यान से देखिए इस तरीके से रेंज एंड ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L-S/L+S। आप इसका आंसर फ्रैक्शन में भी रख सकते हो या फिर कैलसी में डालने के बाद आप उसे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो याद रखिए बच्चों कि ये जो एग्जाम्पल है 2 मार्क्स के लिए पेपर में रहेगा ही। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं वो देखा। रेंज का क्या फार्मूला था L-S एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का L-S/L+S, जिसके लिए हमें लार्ज वैल्यू एंड स्मॉल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं ये अभी तक हमने देखा। अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ असाइनमेंट दिए हैं, असाइनमेंट यानी होमवर्क जो आपको घर में करना है। आप ये वीडियो देखेंगे घर में बैठे बैठे और तुरंत उसके बाद में ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस है जिसके यहाँ पे मैंने आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ फाइंड करना है आपको रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 6 एग्जाम्पल्स हैं एंड उसके आंसर्स है रेंज एंड CR यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। आप पूरा लिखेंगे ये रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो आप ये आंसर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तुरंत असाइनमेंट सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आपको जो वीडियो यहाँ पे दिखाया गया है अभी आपने जो देखा है उसे रिवर्स करना है, स्टॉप करना है और ऐसे करके आप फिर से वो पढ़ सकते हो। और अगर भी नहीं समझा आपको तो आप कॉल करके हमें आपकी डिफ़िकल्टी बता सकते हो। ठीक है, सो अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा। तो अभी आप अनग्रुप डाटा कौन सा है एंड ग्रुप डाटा कौन सा है इसके बीच का डिफरेंस बता सकते हो। एंड फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ अनग्रुप डाटा। सो रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। सो अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम्स कि आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया एंड उसका आप कहाँ यूज़ कर सकते हो। सो पहला प्रोग्राम आउटकम है बेसिक नॉलेज। सो रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में आपको बेसिक नॉलेज मिला, आपको फॉर्मूला पता चल गया, इसलिए यहाँ पे पहला PO सेटिस्फाइड होता है। दूसरा डिसिप्लिन नॉलेज, इस नॉलेज का यूज़ करते हुए बेसिक नॉलेज का आप ये फॉर्मूला कहीं और एग्जाम्पल्स में अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट PO यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। Our upcoming topic will be range and coefficient of range of group data. So keep learning, happy learning. Thank you.